नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। पीएम के संबोधन पर आया कांग्रेस का बयान। मीडिया को हेडलाइन तो दे दी लेकिन देश को। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। इसके साथ साथ उन्होंने लॉकडाउन 4.0 की भी बात की। पीएम ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए का यह पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति देगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का चौथा फेज होगा, लेकिन यह पूरी तरह से नए रंग रूप वाला होगा। इसके लिए नए नियम तय किए जाएंगे। पीएम मोदी के संबोधन के बाद अब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन आया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा, माननीय मोदी जी, आपने संबोधन से मीडिया को खबर बनाने की हेडलाइन तो दे दी, पर देश को मदद की हेल्पलाइन का इंतजार है। वादे से हकीकत तक का सफर पूरा होने का इंतजार रहेगा। इसके अलावा उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा, घर वापसी करते लाखों प्रवासी मजदूरों भाइयों को राहत, घाव पर मरहम, आर्थिक सहायता व सुरक्षित घर लौटने की मदद पहली जरूरत है। उम्मीद थी आज आप इसकी घोषणा करेंगे। देश राष्ट्र निर्माता मजदूरों व श्रमिकों के प्रति आपकी निठुरता व असंवेदनशीलता से निराश है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार के पैकेज पर अखिलेश यादव का कटाक्ष, कहा इस बार 133 गुना बड़े जुमले की मार। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा का बिना नाम लिए उस पर गरीबों के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया है। इसके साथ ही कहा है कि गरीबों के बल पर सत्ता का इतना बड़ा महल खड़ा होने के बाद संकट के समय उन्हीं गरीबों को धोखा दिया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि लोग 20 लाख करोड़ में जीरो नहीं, उसमें कितनी गोल गोल होती हैं यह पूछ रहे हैं। बुधवार को सुबह अखिलेश यादव ने 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, ये सच है कि बुनियाद कभी दिखती नहीं, पर यह नहीं कि उसे दिखाना भी नहीं चाहिए। जिन गरीबों के भरोसे की नींव पर आज सत्ता का इतना बड़ा महल खड़ा हुआ है, ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद संकट के समय में भी उन गरीबों की अनदेखी करना अमानवीय है। ये सबका विश्वास के नारे के साथ विश्वासघात है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेज प्रताप का नीतीश कुमार पर प्रहार, कहा घर से बाहर निकाल सीएम को क्वारंटाइन सेंटर भेजेंगे। जी हां दोस्तों, विवादों में बने रहने वाले राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेज प्रताप ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर विवादित बयान दिया है। तेज प्रताप ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्वारंटाइन चाचा कहकर संबोधित किया है। तेज प्रताप ने कहा है कि रोज रोज जेडीयू के लोग हमारे भाई तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हैं। अब जबकि तेजस्वी पटना लौट आए हैं तो बहुत जल्द हम दोनों भाई सीएम नीतीश कुमार पर धावा बोलेंगे और उन्हें नींद से जगाएंगे। उन्होंने कहा कि वो अपने भाई तेजस्वी के साथ मिलकर नीतीश के आवास जाएंगे और उन्हें उनके घर से बाहर निकालकर क्वारंटाइन सेंटर भेजने का काम करेंगे। साथ ही तेज प्रताप ने यह भी कहा कि अपने आवास में वो गहरी नींद में हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएं तो उन्हें उठा नहीं सकते। लेकिन मुख्यमंत्री जनता की ताकत को भूल गए हैं। ये पहली बार नहीं है जब तेज प्रताप ने कोई विवादित बयान दिया है, बल्कि उन्होंने पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के खिलाफ बयानबाजी की है। कुछ दिनों पहले ही एक सार्वजनिक समारोह में तेज प्रताप ने नीतीश कुमार और सुशील मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने तेज प्रताप के खिलाफ हल्ला बोल दिया था। वहीं पिछले दिनों तेज प्रताप ने पटना से सटे वैशाली में एक समारोह में सीएम नीतीश कुमार को कंस कहात कह दिया था, जिसके बाद उनकी बड़ी किरकिरी हुई थी। लेकिन तेज प्रताप अपनी बयानबाजी की आदत से लाचार हैं। जानकारों के मुताबिक दरअसल तेज प्रताप का मकसद ऐसी भाषा के जरिए खुद को सुर्खियों में बनाए रखना होता है। यही नहीं, तेज प्रताप लोगों को कोरोना से लड़ने के टिप्स भी दे रहे हैं। वो कहते हैं कि योगा और फिजिकल वर्क करने से कोरोना भागेगा और शरीर में रोग निरोधी क्षमता का विकास होगा। दरअसल तेज प्रताप खुद को फिट रखने और कोरोना से बचने के लिए अपने घर के जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं। अपने सरकारी आवास पर तेज प्रताप बकायदा अपने जिम में वर्कआउट करते हुए बताते हैं कि कैसे कोरोना से बचा जाए और किन किन एक्सरसाइज के जरिए लोग अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। तेज प्रताप कहते हैं कि वो रोजाना वर्कआउट के जरिए खुद को स्वस्थ और फिट रखते हैं। तेज प्रताप कोरोना बंदी के इस दौर में गरीबों को रोज खाना भी खिलाते हैं। पिछले दिनों उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर अपने पिता के नाम पर लालू की रसोई किचन की शुरुआत की थी, जिसका मकसद कोरोना बंदी के बीच गरीबों और जरूरतमंदों को खाना खिलाना है। मंगलवार को तेज प्रताप ने लोगों के लिए खुद अपने हाथों से लिट्टी भी बनाई।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट ने आवाजाही पर रोक लगाने को लेकर हरियाणा सरकार को फटकारा। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को डॉक्टरों, नर्सों और जरूरी सामान के वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने को लेकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने सरकार से सवाल किया है कि उन्होंने बॉर्डरों को सील करने से संबंध में अधिसूचनाओं को स्पष्ट क्यों नहीं किया। वहीं कोर्ट का यह भी कहना है कि 11 मई को केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को जो दिशा निर्देश जारी किए थे, हरियाणा सरकार की ये रोक उसके बिल्कुल विपरीत है। जस्टिस संजीव नरूला और मनमोहन की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले की सुनवाई की। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों से ये स्पष्ट है कि लॉकडाउन के दौरान भी आवश्यक सेवाओं पर बॉर्डर क्रॉस करने पर रोक नहीं लगाई जा सकती। केंद्र के निर्देश के अनुसार डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस और सफाई कर्मी, इन सभी को लॉकडाउन में राहत दी गई है। इसके बाद भी हरियाणा सरकार की ओर से इनको रोकना पूरी तरह से गलत है। वहीं केंद्र सरकार ने कोर्ट से हरियाणा बॉर्डर को सील किए जाने के मामले को सुलझाने का समय मांगा। कोर्ट ने आज यानी बुधवार को केंद्र सरकार को इस पर जवाब देने को कहा है। वहीं हरियाणा के बॉर्डर इलाकों जैसे फरीदाबाद, गुरुग्राम, बहादुरगढ़ के लोगों द्वारा दायर की गई याचिका पर भी जवाब देने को कहा है। बता दें कि इन बॉर्डर इलाकों में रहने वाले जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 16 लाख कर्मचारियों को झटका, योगी सरकार ने खत्म किए 6 तरह के भत्ते। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते बने आर्थिक संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले 6 तरह के भत्तों को समाप्त करने का फैसला लिया है। मंगलवार को इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया गया। सरकार के इस फैसले से राज्य के 16 लाख कर्मचारियों को झटका लगा है। सरकार ने आदेश जारी कर नगर प्रतिकार, सचिवालय भत्ता, पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते, अवर अभियंताओं को मिलने वाले भत्तों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। सरकार के इस फैसले से राज्य के कर्मचारियों में असंतोष का माहौल है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार ने कर्मचारियों के साथ धोखा किया। इन 6 प्रकार के भत्तों को खत्म करने से सरकार को एक साल में तकरीबन 1500 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है। बता दें कि नगर प्रतिकर भत्ता 1 लाख तक या उससे अधिक आबादी वाले नगरों में तैनात सभी राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को दिया जाता है। फिलहाल राज्य कर्मचारियों को नगरों की श्रेणियों के हिसाब से 250 से लेकर 900 रुपए प्रति माह तक नगर प्रतिकार भत्ता दिया जा रहा था। वहीं सचिवालय भत्ता सचिवालय में तैनात निचले स्तर से लेकर विशेष सचिव स्तर तक के कर्मचारियों को मिलता था, जिसकी अधिकतम सीमा 2500 रुपए थी। सचिवालय में तैनात कर्मियों के अलावा यह भत्ता राजस्व परिषद में अध्यक्ष और सदस्यों को छोड़कर शेष कार्मिकों और इलाहाबाद हाईकोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार तक के सभी कार्मिकों को मिलता था। इससे पहले पिछले महीने योगी सरकार ने महंगाई भत्ते पर रोक लगाने का फैसला लिया था। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को डीए नहीं मिलेगा। कर्मचारियों का 1 जनवरी 2020 से जून 2021 तक का महंगाई भत्ता बंद रहेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्वारंटीन केंद्र में नहीं मिला खाना तो मजदूरों ने किया हंगामा, तोड़ी कुर्सियां। जी हां दोस्तों, देश भर से बिहार लौट रहे प्रवासी मजदूरों को राज्य सरकार ने 21 दिनों के लिए क्वारंटीन करने का निर्देश जारी कर रखा है। सरकार का दावा है कि इन क्वारंटीन केंद्रों में मजदूरों के लिए समुचित व्यवस्था की गई है ताकि इन्हें किसी प्रकार की मुश्किल ना हो, लेकिन हकीकत दावों के उलट दिख रही है। भले ही राज्य सरकार यह दावा कर रही हो कि प्रवासी मजदूरों के लिए समुचित व्यवस्था की गई है, लेकिन कई जगहों से अव्यवस्था की ऐसी तस्वीरें अब सामने आने लगी है जहां पर क्वारंटीन केंद्रों पर प्रवासी मजदूरों ने जमकर बवाल मचाना शुरू कर दिया है। ऐसी घटनाओं से ऐसा लगता है कि बिहार में क्वारंटीन केंद्रों की व्यवस्था भगवान भरोसे ही है। ताजा तस्वीर पटना के बाढ़ से पंडारक ब्लॉक की है, जहां पर आज मंगलवार को प्रवासी मजदूरों ने जमकर बवाल मचाया। क्वारंटीन केंद्रों में रखे गए प्रवासी मजदूरों ने आरोप लगाया कि क्वारंटीन केंद्र में मंगलवार सुबह से ही मजदूरों को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। इसी बात से नाराज तो प्रवासी मजदूरों ने क्वारंटीन केंद्र में पहले तो खाने को लेकर हंगामा मचाया और उसके बाद जमकर क्वारंटीन केंद्र में मौजूद कुर्सियों पर अपनी भड़ास निकाली और उसे चकनाचूर कर दिया। बाढ़ के सर्कल अधिकारी ने बताया कि इसी क्वारंटीन केंद्र से 2 प्रवासी मजदूर कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद प्रवासी मजदूरों के लिए इस केंद्र पर खाना बनाने वाला रसोइया डर की वजह से भाग गया। प्रवासी मजदूरों को हुई अव्यवस्था पर बाढ़ से सर्कल अधिकारी अश्विनी कुमार ने कहा, क्वारंटीन केंद्र से 2 कोविड-19 पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद यहां पर काम करने वाला रसोइया और स्वीपर डर की वजह से भाग गए। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति यहां पर काम नहीं करना चाहता है, इसी वजह से कुछ देर के लिए इस क्वारंटीन केंद्र में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, लेकिन हम लोगों ने अभी हालात को संभाल लिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने कहा, सड़कों पर करोड़ों बच्चों को भूखे चलते देख मां भारती रो रही है।
पीएम मोदी से किया ये आह्वान। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सड़कों पर करोड़ों बच्चों को भूखे चलते हुए देख मां भारती रो रही है। सरकार से उनकी सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करने का आह्वान करता हूं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से लॉकडाउन की वजह से घर लौट रहे प्रवासियों के खाते में 7,500 रुपए जमा करने का आह्वान किया। उन्होंने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि आज रात के संबोधन में सड़कों पर चलते हमारे लाखों श्रमिक भाइयों बहनों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने की घोषणा करें। गांधी ने कहा, इसके साथ ही इस संकट के समय में सहारा देने के लिए उन सभी के खातों में कम से कम 7,500 रुपए सीधे भेजे। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई राज्यों में श्रम कानूनों में संशोधन किए जाने की आलोचना करते हुए सोमवार को कहा कि कोरोना संकट श्रमिकों के शोषण और उनकी आवाज दबाने का बहाना नहीं हो सकता। उन्होंने ट्वीट किया, अनेक राज्यों द्वारा श्रम कानूनों में संशोधन किया जा रहा है। हम कोरोना के खिलाफ मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यह मानव अधिकारों को रौंदने, असुरक्षित कार्यस्थलों की अनुमति, श्रमिकों के शोषण और उनकी आवाज दबाने का बहाना नहीं हो सकता। कांग्रेस ने कहा कि इन मूलभूत सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं हो सकता। दरअसल कई राज्यों ने अपने यहाँ श्रमिकों के लिए कामकाज के घंटों को 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया है। कांग्रेस के नेता पिछले कई दिनों से श्रम कानूनों में बदलाव कर विरोध कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार ने नहीं जारी किया अप्रैल की महंगाई दर का आंकड़ा, लॉकडाउन बना कारण। जी हां दोस्तों, सरकार ने अप्रैल की खुदरा महंगाई दर का आंकड़ा मंगलवार को जारी नहीं किया। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि लॉकडाउन की वजह से कई सेंटर्स पर अधिकारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जुड़ा आंकड़ा खुद जाकर कलेक्ट नहीं कर पाए। हालांकि वस्तुओं की खुदरा कीमतों से जुड़े जिस डेटा को टेलीफोन के जरिए संग्रहित किया जा सकता था, उसे जारी किया गया है। टेलीफोन के जरिए इकट्ठा किए गए आंकड़े मार्च के मुकाबले अप्रैल में दुग्ध उत्पादों, फलों और सब्जियों की कीमतों में तेजी को दिखाते हैं। आमतौर पर एनएसओ के फील्ड ऑपरेशन डिवीजन के फील्ड स्टाफ साप्ताहिक रोस्टर के आधार पर 1114 शहरी बाजारों और 1181 गांवों में खुद जाकर सामानों की कीमतों से जुड़ा डेटा खुद इकट्ठा करते हैं। एनएसओ की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, अप्रैल 2020 का सामान्य सीपीआई और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर के सूचकांक जारी नहीं किए जा रहे हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए विभिन्न एहतियाती उपायों एवं राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की वजह से स्टाफ द्वारा खुद जाकर डेटा संग्रह करने का काम 19 मार्च 2020 से निलंबित है। इस रिलीज में कहा गया है कि अप्रैल 2020 के मूल्य से जुड़े आंकड़े मुख्य रूप से टेलीफोन के जरिए निर्धारित दुकानों से ली गई जानकारी पर आधारित हैं। इसके अलावा फील्ड स्टाफ द्वारा उनके घर के आसपास की दुकानों से की गई खरीदारी के आंकड़ों को भी इसमें शामिल किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उतरेगा मजदूरों का जन सैलाब, भारी पड़ सकता है श्रम कानून में बदलाव। जी हां दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा कुछ दिनों पूर्व राज्य के कर्मचारियों एवं शिक्षकों को वर्षों के संघर्ष के बाद दिए जाने वाले भत्तों को पहले कुछ दिनों तक स्थगित रखने, फिर उन्हें अचानक समाप्त किए जाने के निर्णय पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने गहरा आक्रोश जताया है। इससे पूर्व श्रम कानून में बदलाव जैसे निर्णय को परिषद की तरफ से अमानवीय निर्णय बताया गया। कर्मचारी समाज सड़क पर उतर जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी और महामंत्री शिव बरन सिंह यादव ने कहा कि एक तरफ सांसदों के भत्तों पर बढ़ोतरी की जा रही है, दूसरी तरफ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कोरोना वॉरियर्स के भत्तों में कटौती कर सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है। ऐसे में अगर लॉकडाउन की समाप्ति पर कर्मचारी समाज सड़क पर उतर जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी और महामंत्री शिव बरन सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहले कहा कि हम कोई भी वेतन में कटौती नहीं करेंगे, फिर कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो किया जाएगा वही करेंगे, और अंत में अभी फिलहाल राज्य कर्मचारियों के 6 भत्तों पर सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रोक लगाई और अब ये भत्ते हमेशा के लिए समाप्त कर दिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़, रायपुर में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ छत्तीसगढ़ में एफआईआर दर्ज की गई है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद्र पाढ़ी की शिकायत पर रायपुर जिले के सिविल लाइंस थाने में संबित पात्रा के खिलाफ आईटी एक्ट और आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक पाढ़ी ने शिकायत की थी कि बीजेपी प्रवक्ता पात्रा ने 10 मई को ट्वीट कर 2 पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी पर कश्मीर मामले और सिख विरोधी दंगे व बेफोर्स घोटालों को लेकर झूठा आरोप
आरोप लगाया था। पाढ़ी ने कहा कि दोनों पूर्व पीएम को किसी भी भ्रष्टाचार और दंगों से संबंधित मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। जब देश कोरोना जैसी चुनौतियों से लड़ रहा है तो ऐसे में इस तरह का ट्वीट करना धार्मिक समूहों समुदायों के बीच सद्भाव के लिए नुकसानदायक है। इससे शांति भंग होने की भी आशंका है। वहीं रायपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आरिफ शेख ने सोमवार को बताया कि जिले के सिविल लाइंस थाने में पुलिस ने यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद्र पाढ़ी की शिकायत पर संबित पात्रा के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामले की जांच की जा रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।